ये सर्कुलर की इमेजेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और दो थोड़ी थोड़ी अलग अलग किस्म की इमेजेस हैं, जान के मैंने आपके साथ दो अलग अलग शेयर किए हैं। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी हेडिंग है जो हमने लेटर में देखी थी, हेडर है इसका, डेट इसकी है, नाम सर्कुलर मिडिल में लिखा हुआ है, दो बॉडी पैराग्राफ में ये डिवाइडेड है, और कहीं ना कहीं साइन और कोई एंडिंग हो रही है, हमें पता चल रहा है कि ये दो बॉडी पैराग्राफ खत्म होने के बाद अब ये एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। जी बेटा, आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स को चाहिए था मेरे साथ शेयर कर देते बेटा, तो मैं ओवर द वीकेंड चेक कर लेती, लेकिन अभी हम एक दो को, ज्यादा को नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन सारों को किया तो फिर हम आगे लेक्चर नहीं लेके जा सकेंगे। मुइज्जा बेटा, मुझे दोबारा से टैग करके मैसेज कीजिएगा। एक ये भी है सर्कुलर जो मैंने आपकी दिया है स्क्रीनशॉट, इसमें भी आपका लोगो है, मिडिल में हेडर है, सॉरी वर्ड सर्कुलर मिडिल में लिखा हुआ है। फर्क इसमें ये आ रहा है, फॉर्मेट वही है कि डेट भी लिखी है, एड्रेस भी लिखा है, लेकिन आप देख रहे हो सारा कुछ लेफ्ट हैंड साइड से लिखा हुआ है। ये भी आईकैप की तरफ से दिया हुआ है जो कि पाकिस्तानी है, और ये वाला भी आईकैप की तरफ से ही दिया हुआ है, और सॉरी ये भी पाकिस्तानी है क्योंकि ये मर्दान की यूनिवर्सिटी का है। तो दो डिफरेंट दिखाने का मकसद ये था कि कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता है सर्कुलर का, ठीक है, उसमें डेट होगी, उसमें पैराग्राफ्स होंगे, उसकी स्टार्टिंग होगी, उसकी एंडिंग होगी, उसमें एड्रेस जिसको आप मुखातिब कर रहे हो उसके बारे में यहाँ मेंशन होगा, लेकिन फॉर्मेट की थोड़ी सी डिफरेंस आ सकती है कि यहाँ अगर आप देख रहे हो तो ये भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का है, लेकिन उन्होंने राइट हैंड साइड के ऊपर लिखी हुई है, साइन उन्होंने राइट हैंड साइड पे किया हुआ है, ये फुल ब्लॉक नहीं होता है, ठीक है। कभी लाइफ में आगे जाके किसी ऐसी कंपनी में काम करते हो कि जो फुल ब्लॉक वाला फॉर्मेट फॉलो नहीं करते, तो वो ये वाला करेंगे, ये ब्रिटिशर्स का होता है, ये आप मॉडिफाइड या मिक्स्ड फॉर्मेट इसको कह सकते हो, जिसमें वो राइट हैंड साइड के ऊपर डेट और उसी के नीचे साइड के ऊपर साइन करते हैं, जो आज भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में यही फॉर्मेट इस्तेमाल होता है, क्योंकि मर्दान की यूनिवर्सिटी है तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो इस वजह से उन्होंने यही फॉर्मेट इस्तेमाल किया है। जिनके जानने वाले अगर कोई गवर्नमेंट में है, उनसे कभी इत्तेफाक हो कोई लेटर या एप्लीकेशन पढ़ने का, तो आप यही चीज नोट करोगे कि राइट हैंड साइड पे डेट होगी, और सिग्नेचर या नाम वगैरह या जो स्टैंप लगाते हैं या लगाते हैं वो सारा कुछ राइट हैंड साइड पे ही होगा। तो ये भी पाकिस्तानी है, आई कैप भी पाकिस्तानी है। आगे गूगल पे भी देखोगे तो डिफरेंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन माइंड में आपने ये रखना है कि हम क्योंकि अभी फिलहाल आई कैप पर हैं, और पेपर में अगर हमें सर्कुलर आता है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर सारी चीजें लिखी। अब आगे जाके जिस फॉर्म में जाते हो वहां कौन सा वो लोग फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं उसी हिसाब से मोल्ड होना है। वहां ये नहीं कहोगे कि आई कैप से तो मैं ये पढ़ के आया था, उधर उधर की सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। अभी हमें अगर कोई पहले की भी फॉर्मेट पता है, वो हमने माइंड के पीछे वाले बॉक्स में रखने हैं, आगे वाले बॉक्स में वो रखने हैं जो आई कैप ने हमें दिया हुआ है। तो आप ये समझो, हम कोई चीज पढ़ने आते हैं, कोई ट्रेनिंग लेने आते हैं, तो इवन इफ वी नो समथिंग अबाउट दैट थिंग, उस अपने ब्रेन के ग्लास को एम्प्टी करके आते हैं, तभी आप कोई नई चीज उसके अंदर जो हो वो डाल सकोगे। अगर आप अपने भरे हुए ग्लास के साथ ही जाओगे, तो आपका जो ट्रेनर होगा या जो सिखाने वाला होगा, जब वो आपको भी इंफॉर्मेशन देगा, तो आपके ग्लास में पानी जब हम डालते हैं और बंद नहीं करते डालना, तो क्या होता है, वो ओवरफ्लो हो जाता है ना। तो ऐसे में क्या होगा, हम तो भरा हुआ ग्लास लेके जा रहे हैं जो हमारी अपनी नॉलेज है किसकी, जो अगला बंदा हमारे डाल रहे हैं, जो कोर्स करने आए हैं या ट्रेनिंग करने आए, वो तो गिर रही है सारी बाहर, क्योंकि हम अपने ग्लास को एम्प्टी नहीं करके आए। वो मैं ये नहीं कह रही कि उसको डिलीट ही कर दो माइंड में, वो नॉलेज आपकी आपकी है, वो अपने पिछले वाले बॉक्स में रखो माइंड के। और जब ट्रेनिंग के लिए या किसी कोर्स के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, या एक दिन की वर्कशॉप के लिए भी जा रहे हो, तो एम्प्टी माइंडेड इस तरह जाए कि जो भी मैंने आज सीखना है वो मैंने आज अपने अंदर लेना है माइंड के अंदर, रादर देन दैट कि अगर थोड़ी सी जगह छोड़ के जाओगे ना माइंड के अंदर, इस कॉन्सेप्ट है कि ऑलरेडी मुझे ये तो पता है, बस एबीसी में सीख लूंगा, तो फिर उसमें वो एबीसी भी हम सही तरीके से नहीं सीख पाते हैं। तो एमटी हमने हेड में जाना है। तो इस बात आप समझो कि हाँ, आप वहां जब अपने जॉब वगैरह पे जाओगे, तो जैसे भी वो आपको फॉर्मेट कहेंगे उस कल्चर के हिसाब से, उस ऑफिस के कल्चर के हिसाब से हम वो ऑप्ट कर लेंगे। ये भी हमें पता है, उनका भी हमें पता होगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट में चल रहा है वो भी हमें पता है, तो क्या हो रहा है, हमारे पास तो दो तीन चार चीजें और नॉलेज बढ़ रही है ना हमारी,
कि जहां मर्जी हम जोन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही को स्टिक करोगे कि नहीं आई कैप से पढ़ के आई हूँ तो जो आई कैप का फॉलो ही करना है, तो फिर आप दूसरी एक चीज को अडॉप्ट नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, ओके मजा, मैं अभी चेक करती हूँ बेटा आपका ओपन करके। इनफैक्ट शायद मजा आपने ही चैट में शेयर किया था मेरे साथ लास्ट वीक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मैंने आपको कहा था कि हम आपका ओपन करेंगे। यस, मुझे डॉक्यूमेंट देख के याद आया। सर्कुलर में आपने जो है वो हेडर इमेजिनरी बनाना है। सर्कुलर लेटर या वर्ड सर्कुलर खाली ये लिखना जरूरी होता है मिडिल के अंदर। सर्कुलर लेटर लिख लें तो भी ओके, या खाली वर्ड सर्कुलर लिख लो तो भी ओके, लेकिन ये लिखना जरूरी होता है ताकि सामने वाले को पता चले कि ये नॉर्मल खत नहीं है, ये लेटर है आपका। और सर्कुलर क्या होता है वो भी हम आगे जाके देखते हैं कि क्या होता क्या है। लेफ्ट साइड पे आप देखो लेटर की तरह उन्होंने डेट मेंशन की हुई है। उसके बाद रेफरेंस भी लेटर में था, यहाँ भी उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। अगेन ये ऑप्शनल होगा लेटर की तरह। अब थर्ड नंबर पर लेटर में एड्रेस था, ठीक है ना, जिसको लिख रहे हैं, तो ये भी समझो कंसिडर ये वाला पार्ट एड्रेस ही किया जाता है कि जिनको हम लिख रहे हैं। यहाँ आप लिटरली पता नहीं डालते हो, लेकिन इस सेक्शन को फिर भी एड्रेस बोलते हैं। एड्रेस के दो मायने होते हैं, एक होता है पता, एक होता है मुखातिब। तो ये वाला समझो एड्रेस यहाँ मुखातिब कर रहा है कि ये सर्कुलर किन किन लोगों के लिए लिखा जा रहा, ठीक है। तो यहाँ एड्रेस का मतलब होगा मुखातिब करना। ये सर्कुलर जो है ऑल एम्प्लॉइज को, सारे मुलाजमीन को लिखा जा रहा है। ये EME कोई कंपनी होगी, ठीक है ना, ये सॉरी कंपनी ये है आपकी APCI, उनके मुलाजमीन को लिखा जा रहा है। लेकिन अब जब मैं CFE की बात करती हूँ, CFE में एग्जाम्पल के तौर पर 2 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो यहाँ ऑल एम्प्लॉयज यानी कि CFE के 2000 एम्प्लॉयज को नहीं लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है फाइनेंस डिवीजन के ऑल एम्प्लॉयज। अब जैसे हमारा नीचे एडमिन डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट में अगर 10 लोग काम करते हैं लेकिन CFE में 2000 लोग काम करते हैं, तो वो एडमिन डिपार्टमेंट के सारे लोगों को सर्कुलर भेजा जा रहा है, जिसके अंदर 20 लोग हो सकते हैं। पूरे CFE के एम्प्लॉयज को नहीं लिखा जा रहा। तभी उन्होंने नीचे मेंशन भी कर दिया और एम्प्लॉय कहाँ के, फाइनेंस डिवीजन के, और कौन से रीजन के, तो ये रीजन का नाम उन्होंने मेंशन कर दिया। अब जैसे यहाँ का कैंपस अलग है, वहां का कैंपस अलग है, अगर आपने यहाँ के एडमिन डिपार्टमेंट को करना है या अकाउंट्स डिपार्टमेंट को करना है तो यहाँ के करोगे, वो बताने के बजाय आप कैंपस लिख दोगे कि जी मेन कैंपस नहीं, हमने जो दूसरा हमारा कैंपस है उसके एम्प्लॉयज की हमने बात की है। तो यहाँ हम वो स्पेसिफाई करते हैं। खाली ऑल एम्प्लॉयज लिख देंगे तो लगेगा कि ये इस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज है सबके लिए है ये सर्कुलर, जबकि ये सबके लिए नहीं है, हैंडफुल ऑफ एम्प्लॉयज के लिए है जो कि फाइनेंस डिवीजन में काम करते हैं, 20-25 लोग, 30 लोग या 100 लोग, उनके लिए ये है लेटर। अब यहाँ अगर आप बोल्ड में देख रहे हो तो सब्जेक्ट है ये एनुअल प्रमोशंस। सब्जेक्ट मैंने आपको लेटर में भी बताया था, आप वर्ड्स हो, 3 वर्ड्स हो, 4 वर्ड्स हो, या एक छोटा सेंटेंस हो, वो मिनिमम वर्ड्स में कन्वे करता है कि आने वाले ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में। एनुअल प्रमोशन ये 2 वर्ड्स लिखे, इससे क्या पता चल रहा है कि ये सर्कुलर किस चीज के बारे में होगा, ईयरली, ठीक है ना, सालाना प्रमोशन के बारे में ये सर्कुलर है। अब किस किस को प्रमोशन मिल रही है वो अभी हमें नहीं पता, लेकिन सब्जेक्ट लाइन पढ़कर हमें ये आइडिया हो गया कि ये जो सर्कुलर है ये सालाना प्रमोशन से रिलेटेड है। तो बंदे के कान आंख सारे खुल गए हैं, अच्छा कोई खुशखबरी आने वाली है। इसी तरह अगर कोई बैड न्यूज होगी तो वो आप सब्जेक्ट में लिखोगे तो बंदा कहेगा अच्छा कोई बुरी खबर आने वाली है, या कोई ओके खबर आने वाली है, ना अच्छी है ना। सब्जेक्ट लाइन आपको डिफाइन करता है कि व्हाट योर piece of information or the content or the message is going to be about. अब यहाँ उन्होंने सैल्यूटेशन किया वही डियर सर, डियर मैडम, इधर उन्होंने डियर कलीग्स का, क्योंकि उस ऑल एम्प्लॉयज को मुखातिब किया है। अब कितनों के नाम लिखेंगे यहाँ, अहमद कॉमा, सोहेल कॉमा, फराह कॉमा, वो तो नहीं ना कर करके कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप ऑल कलीग्स कर देते हो, या डियर HODs कर देते हो, डियर जो है वो जो भी मल्टीपल आपके होते हैं उनमें S लगाकर आप कर देते हो अपना। तो यहाँ वो डियर कलीग्स उन्होंने कर दिया क्योंकि मल्टीपल लोगों को वो भेज रहे हैं, बट एक एक का नाम आप मेंशन नहीं। उसके बाद रीडेबल है, इसको पढ़िएगा खुद।
हाँ, रीड इट टू योरसेल्फ, पढ़े। जो ना बुक से पढ़ना है वो बुक से पढ़ ले। रीजन है इसको पढ़वाने का, भी देखते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी पढ़िए। डन। ओके, अब ये जो फर्स्ट आपका 1.5 लाइन से भी छोटा है, ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। अब क्या ये सारी डिटेल्स बता रहा है कि किस किस को प्रमोट किया जा रहा है? ये सिर्फ ये बता, great pleasure to be able to announce the annual promotion of employees to manager grade with immediate effect। इमीडिएट इफेक्ट का मतलब ये एक टर्म होती है कि फौरी तौर पर, ठीक है। तो मैनेजर ग्रेड में कर रहे हैं प्रमोट, किसको कर रहे हैं अभी हमें नहीं पता, कितनों को कर रहे हैं हमें नहीं पता। इंट्रो में हम डिटेल नहीं बताते, इंट्रो पैराग्राफ के अंदर हम इस लाइन को थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं। यहाँ 2-3 वर्ड लिखे होते हैं, इधर हम एक प्रॉपर सेंटेंस बनाकर जो है ना वो उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं विदाउट गिविंग एनी डिटेल। that goes for letters and that goes for circular also, ठीक है। इवन मेमोज में भी आपका जो सब्जेक्ट लाइन है उसके बाद आपने ब्रीफली इंट्रो में बताना है कि आप रीजन क्या है। बेसिकली आपका सब्जेक्ट लाइन या इंट्रो पैराग्राफ होता है रीजन फॉर राइटिंग। ये रीजन फॉर राइटिंग, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ थोड़ा सा इलेबोरेट होके हो जाता है रीजन फॉर राइटिंग। डिटेल्स नहीं देते, डिटेल्स अब वो यहाँ दे रहे हैं, चाहे वो आपका 4 लाइनों का पैराग्राफ हो, चाहे वो 5 लाइनों का पैराग्राफ हो, चाहे इसकी तरह आप पैराग्राफ बना के बाकी डिटेल बुलेट पॉइंट्स में भी दे सकते हो। ये ईमेल में भी कर सकते हो, ये लेटर में भी आप कर सकते हैं, ये सर्कुलर में भी कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं करना चाह रहे हो बुलेट पॉइंट पे, इसको भी मेंशन कर दो कि जी रेहाना को, सलमान को, सुहेल को, अहमद को, फलाने को पैराग्राफ में डाल दो कि ये लोग जो है ना वो प्रमोट किए जा रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये आप बुलेट पॉइंट्स में इसको क्लैरिटी के लिए ज्यादातर ये किया जाता है कि पैराग्राफ में शायद कंफ्यूजिंग, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि किसको हम जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा बुलेट पॉइंट्स में दे सकते हैं आप, कभी कभी टेबल की शक्ल में भी आप यहाँ चीजें डाल सकते हो, लेटर में भी, ईमेल में भी। तो हर दफा बॉडी पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ की शक्ल में नहीं होती है, हर दफा जरूरी नहीं होता। आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपके जहाँ काम करोगे वो कहेंगे कि इंफॉर्मेशन है ना क्लैरिटी के साथ टेबल में दे दो, पाई चार्ट में दे दो, बुलेट पॉइंट्स में दे दे। या कई लोग कहेंगे कि नहीं पैराग्राफ में भी ठीक है, जो यूजुअल तरीका है आपका ईमेल या लेटर या सर्कुलर लिखने का। तो यूजुअल तरीका है गिविंग इंफॉर्मेशन इन द पैराग्राफ, वरना आप बुलेट पॉइंट्स और टेबल्स का भी सहारा ले सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन डिटेल में देने के लिए। दोनों का भी कर सकते हो कि आपने पैरा में दे दी, बाकी इंफॉर्मेशन जो आपने बुलेट पॉइंट में दे दी, जैसे इन्होंने किया है कि these promotion reflect the sustained high standards of work। अब रीजन बता रहे हैं वो कि हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं इन लोगों को, क्योंकि उन्हें अच्छा काम किया है, चैलेंजिंग काम किया है थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद जो सेकंड इंफॉर्मेशन किस किस को हाईलाइट प्रमोट किया वो उन्होंने बुलेट पॉइंट्स में दे दिया, और स्टार्ट उन्होंने अपनी डिटेल जो है वो पैराग्राफ की शक्ल में कर दिया। उसके बाद ये बताने के बताया, याद बात है यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है एम्प्लॉई 1, एम्प्लॉई 2, वहां वो नाम लिखेंगे, यहाँ अहमद, उस्मान और ये वो फुल नेम लिखे जाते हैं, फर्स्ट नेम्स नहीं लिखे जाते। जो हो सकता है कि फर्स्ट नेम के 2 लोग भी आपके यहाँ काम करते हो ए, और प्रोफेशनली जब भी आप इस तरह की चीजों को मेंशन करते हो फॉर्मली तो फुल नेम लिखते हैं। Please join me in congratulating these employees and wishing them a successful career in XYZ company। तो ये उन्होंने, जिन्होंने साहब ने या साहिबा ने लिखा, उन्होंने एक पोलाइट सेंटेंस टू एंड द सर्कुलर भी कर दिया है। यहाँ काइंड रिगार्ड्स है, सिग्नेचर है, और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी के COO, यहाँ नाम नहीं है, ठीक है। यूजुअली सर्कुलर्स के अंदर नाम नहीं होता, अगर आप यहाँ भी देखो इधर नाम नहीं है, डेजिग्नेशन है और सिग्नेचर है। यूजुअली इसमें सर्कुलर्स में नाम नहीं होता, तो हमने भी अगर सर्कुलर आ जाएगा तो हमने रिगार्ड्स के बाद अपना साइन करना है, और उसके बाद हमने अपना जो भी डेजिग्नेशन अगर टॉपिक में दी हुई है तो वो हम लिख देंगे,
हम अपने पास से बनाएंगे। और ये माइंड में रखिएगा कि इस तरह के सर्कुलर्स जारी जो किए जाते हैं वो कोई सीनियर पर्सनल ही करता है, कोई असिस्टेंट मैनेजर, कोई अकाउंटेंट, वो इस तरह की जूनियर पोजीशन वाले लोग जो है वो नहीं सर्कुलर को जारी करते हैं। तो अगर वो उन्होंने दिया हुआ है आपकी पोजीशन तो गुड है, एज इट इज मेंशन कर दो, सीईओ या सीओओ समथिंग लाइक दैट, जर्नल मैनेजर। और या तो फिर हमने कोई हायर पोस्ट को वहां मेंशन करना हो। और अगेन साइन नहीं कर सकते हो। अभी आपने देखो ये मैंने आईकैप की बुक्स उतारा है तो उन्होंने यहाँ सिर्फ वर्ड सिग्नेचर लिख दिया है। इसको मुझे एक सेकंड ऊपर कर लेते हैं। इधर उन्होंने वर्ड सिग्नेचर लिख दिया ताकि दोबारा से आपको याद दहानी कर रहे हैं कि ये स्पेस छोड़िए, इधर हम पेपर वाले दिन साइन नहीं कर सकते, तो ब्रैकेट के अंदर हम वर्ड सिग्नेचर लिख दें। और वही इमेजिनरी आपने 4 लाइंस छोड़नी है यहाँ। लेट मी द मैसेज, ये नेम्स मिड में, अच्छा बच्चे इन अ वे इट्स नॉट मिड, लग क्यों रहा है आपको मिड में, मैं बताती हूँ। अच्छा, अब आप समझो कि यहाँ आपने आर के बाद कॉलन डाला, उसके बाद आपका कर्सर यही है, आप जैसे ही कर्सर को एंटर दबाओ आपका कर्सर यहाँ द के नीचे, टी के नीचे आ जाएगा। उसके बाद अब आप जैसे ही बुलेट पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ये स्पेस दे देता है। तो ये हमने खुद से मैन्युअली स्पेस नहीं दी हुई, हम जैसे यहाँ कर्सर रखेंगे और अगर हम एम्प्लॉय 1 लिखते हैं तो यहीं से लिखा जाएगा टी के नीचे से, लेकिन जैसे ही हमने ऊपर जाकर अपना बुलेट को हाईलाइट करोगे तो वो एग्जैक्टली खुद ब खुद मूव करके बुलेट यहाँ आ जाएगी। और ये वाला गैप भी ही होता है, ये भी गैप हम नहीं देते, ये वर्ड में इस तरह का होता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको लग रहा है ये काइंड ऑफ मिडिल में है, लेकिन ये हमने कर्सर लेफ्ट पे ही रखा हुआ है। और जैसे ही हमने बुलेट को या 1 2 3 को एबीसी को जैसे भी आप हाईलाइट करोगे ऊपर जाके जो वर्ड में होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पेस दे देता है। तो दिस इज कंसिडर्ड ओके, योर क्वेश्चन वाज गुड। जरा भी कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर्कुलर लेटर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ लेटर्स। जिस जमाने में ईमेल्स नहीं होती थी या सारा कुछ, तो सर्कुलर जो है वो फोन्स भी ऐसा, जब लैंडलाइन नहीं भी थी तो भी आपने इंफॉर्मेशन किसी को पहुंचानी तो है ना, जैसे पुराने जमाने में सुना होगा ना, घोड़ों के ऊपर और कैमल्स के ऊपर जाते थे वो एक खत दूसरे मुल्क का शहर पहुंचाने के लिए, तो कितने दिन और हफ्ते लगते थे। तो उसके बाद स्लो एंड स्टडी थोड़ा सा ऑब्वियसली एडवांसमेंट हुई। तो अब ये समझो कि सर्कुलर उस जमाने की है कि जब आपके पास एज सच और कोई इलेक्ट्रॉनिक मीन नहीं था, कन्वे योर मैसेज, फोन वगैरह भी नहीं थे, तो आपने अगर कोई मैसेज किसी को पहुंचाना है और वो भी लार्ज ऑडियंस को, ये मास कम्युनिकेशन के लिए होता है कि जब आपने बहुत ज्यादा लोगों को पहुंचानी हो कोई खबर, तो ये सर्कुलर यूज होता है। जैसे कि हम नोटिस बोर्ड के ऊपर लिख दें अगर कि जी आज से अगले 10 दिन तक आप लोगों की छुट्टी है, और जिन बच्चों को आदत होगी नोटिस बोर्ड पढ़ने की तो वो सबके लिए है नोटिस बोर्ड, इट्स नॉट डेडिकेटेड कि जी सिर्फ टीचर्स ही पढ़ेंगे। तो ये आप समझो कि ये अनाउंसमेंट्स जब हमने की उस जमाने में भी अभी भी कि बहुत सारे लोगों तक ये खबर पहुंच जाए तो सर्कुलर यूज होते हैं। अभी भी ये होते हैं कि जैसे ईद वगैरह की छुट्टी होनी हो या खुदा ना खास्ता कोई शहर में कोई गड़बड़ हो जाए और अचानक स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, तो अचानक हो जाती है। तो अब आप क्या समझते हो कि जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो पंजाब का, वो एक एक स्कूल एक एक कॉलेज तो नहीं ना बताएगा आज छुट्टी कर लो, आज छुट्टी कर लो, आज छुट्टी। तो ऐसी सिचुएशन में सर्कुलर्स जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं टू पीपल कंसर्न, जो हेड्स होते हैं आपकी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के या एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स के, उन तक ये पहुंचा दी जाती है खबर कि भाई अब आप लोगों ने खुद ही स्प्रेड करनी है इस खबर को। वो आप फिर अपने इंस्टीट्यूशंस के प्रिंसिपल्स को भेज दिया जाता है। के जमाने में सर्कुलर्स भी ईमेल भी हो जाते हैं, प्रिंट अगर नहीं भी कर सकते। तो बेसिकली ये मास कम्युनिकेशन को खबर पहुंचाने के लिए ये एक जरिया होता है जहां आप खुद पर्सनली ना जा सको और आप चाहते हो कि ये खबर एज सून एज पॉसिबल जो है वो सर्कुलेट हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या फैल जाए, अगर उर्दू में बोले तो। इट इज अ लेटर कंटेनिंग सम इम्पोर्टेंट that is distributed to a large number of people in a thorough and consistent manner. To the point बात होती है इसमें। आप साइज भी देख रहे होगे दोनों का, जो बुक में है वो भी बहुत शॉर्ट है। Having said that,
अगर ये सर्कुलर हमें एग्जाम में आता है तो हमें इसको 150 वर्ड्स का मिनिमम लिखना है, उस वक्त हम लिख सकते हैं। इसकी डिफॉल्ट नौयत शॉर्ट है सर्कुलर की भी और मेमो की भी, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अगर मेमो या सर्कुलर हमारे एग्जाम में आ जाता है तो हमने उसको लेटर की तरह 150 वर्ड्स कम से कम लिखने हैं, वरना 150 वर्ड से कम लिखेंगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स कम होने की वजह से अच्छे खासे मार्क्स करते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, तो हमें फिर कहानी बनानी पड़ी। अब जैसे वो पीछे था ना कि उन्होंने कहा था कि सालाना बड़ी अच्छी काम किया उन्होंने, अब ऐसी सिचुएशन में हम उनकी तारीफ मजीद कर देंगे कि कौन से प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया था। रेगुलर भी है, पंक्चुअल भी है, वो दिन रात उन्होंने यही कर दी काम करने में, फैमिली को इग्नोर कर दी, और XYZ प्रोजेक्ट के साथ साथ ABC प्रोजेक्ट भी उन्होंने हैंडल किया था। तो उस सिचुएशन में नंबर ऑफ वर्ड्स को बढ़ाने के लिए हम वो कर सकते हैं, तो फॉर्मेट में हम चेंजेस नहीं ला सकते, फॉर्मेट को बढ़ा नहीं कर सकते। सब्जेक्ट लाइन हमारी 2 3 4 5 वर्ड लिख लोगे ज्यादा से ज्यादा, तो फिर हमें उधर एम्प्लॉइज के नंबर, फॉर एग्जाम्पल अगर पिछला वाला है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ा दो, तो 2 3 वहां वर्ड्स बढ़ जाएंगे कि जी डिपार्टमेंट के जो सीनियर पर्सनल है वो ये हैं, और जो जूनियर पर्सनल है वो उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया था, उनको देखेंगे बाद में। तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी कहानी वहां बनानी पड़ेगी। सवाल आपका बहुत अच्छा था। सॉरी, 150 वर्ड से ज्यादा हो जाए ये भी अच्छा सवाल है। आपकी स्क्रीन जो है ना वो उस वक्त रेड ऑरेंज कलर की हो जाएगी, उसका मतलब ये होता है वो आपको याद दिलाते हैं कि आपके 150 वर्ड्स पूरे हो गए हैं जो हमने आपसे मांगे थे, अब एंडिंग की तरफ चले जाओ। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि 150 वर्ड्स हो गए खुश हो जाओ और वहीं छोड़ दो काम को, एंडिंग ही ना करो, फिर मार्क्स कट जाएंगे। एंडिंग करनी, तो साइन रहता हो चाहे वो रिगार्ड रहते हो, अगर मैं लेटर की बात कर रही हूँ, सेम इज द केस गोइंग टू हैपन विद द ऐसे क्वेश्चन। जैसे ही 150 वर्ड्स होंगे आपका स्क्रीन का कलर चेंज हो जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लास्ट पार्ट ही ना लिखें, ऐसे का इनकम्प्लीट वर्क नहीं देना। ठीक है, 150 वर्ड्स वो आपको याद दिलाएंगे कि 150 वर्ड्स हमने जो मांगे थे वो हो गए, अब कंप्लीशन की तरफ जाओ, 5 या 8 10 वर्ड और लिखो और अपने काम को रैप अप करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। ठीक है, वरना तो नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे हुए भी आ रहे होते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड साइड पे बॉक्स पे कि इतने नंबर रह गए हैं आपके, ताकि उसमें स्टूडेंट में भी ध्यान रहे कि ओके मेरे इतने वर्ड्स बच गए हैं, कहाँ डाल सकता हूँ मैं अपने वर्ड्स को एडजस्ट करने। गुड। इसके फायदे क्या है या इसके फीचर्स क्या हैं? ये सर्कुलर जो है गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, सीधी बात करता है। वो तो पीछे कहीं मेंशन ही किया था ना कि इस ग्रेड में उनको प्रमोशन दे रहे हैं, तो कब से कब तक इमीडिएट इफेक्ट बता दिया था, डेट नहीं बताई थी, तनख्वाह कितनी बढ़ाएंगे कुछ नहीं बताया था। तो वो टू द पॉइंट बात करनी होती है उन्होंने कि बस खबर पहुंचा दो, बाकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो अगली वाली मीटिंग होगी उसमें बता देंगे कि जब ग्रेड हमने प्रमोट किया है तो कितनी तनख्वाह में इंक्रीमेंट लगा है और कितने और इंसेंटिव्स उनको मिले, कितने और फायदे मिले, वो बात की बात है। अभी जो खबर पहुंचानी है वो ये है कि फलाने 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 बंदे को हमने है ना वो प्रमोट कर दिया हुआ है उस डिवीजन के पास। तो वो स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करता है। इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, कम प्रिंट्स निकलते हैं इसके और ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच जाती है। ओके, एक सर्कुलर एग्जांपल भी मैं शेयर करती हूँ। एक चीज इसमें जरा गौर करने वाली, क्योंकि इसमें नहीं है लेकिन इसमें है। यूजुअली कभी अब गौर से जब कोई फ्रेंड फॉरवर्ड करेगा ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का लेटर, स्पेशली जो सर्कुलर होगा, तो उसको जरा गौर से पढ़ना उस वक्त कि यहाँ मेंशन होगा कि ये कॉपियां किन किन को जानी है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, पर्सनल सेक्रेटरी टू वाइस काउंसलर, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो ये कॉपी जो है अवाम तक तो जानी है, लोगों तक, स्टूडेंट्स तक और टीचर्स तक, लेकिन ये कॉपी कहाँ जाएगी? ये वाइस काउंसलर को जाएगी, मरदान को जाएगी, DHO मरदान को जाएगी, पुलिस तक में ये इंफॉर्मेशन जाती है ताकि उनको भी पता हो कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो बंद रहेगी। ओके, मेडिकल ऑफिसर को जाएगी, अगेन मेडिकल ऑफिसर को जाएगी, ये डिफरेंट, जरूरी नहीं होता हर दफा इनको ही जाएगी, आप डिफरेंट लोगों को भी ये जो है ना वो सर्कुलेट करते हो, लेकिन ज्यादातर जब सर्कुलर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है
नीचे कॉपी टू डेफिनेटली मेंशन होता है, चाहे वो दो लोगों हो, दो डिपार्टमेंट हो। अगर अब इधर आप देख रहे हो ऑल डीन्स लिखा हुआ है नंबर 6 के ऊपर। डीन्स का मतलब जो आपके वन ऑफ द एचओडी से ऊपर होते हैं यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट्स के और यहाँ लिखा हुआ है ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी जो आप समझो प्रिंसिपल से भी जो ऊपर होते हैं। फिर आपके प्रिंसिपल्स आ सकते हैं नीचे। तो ये डिपेंड करता है आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और आपकी जो है ना वो उस न्यूज के ऊपर कि कितने सारे लोगों तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। लेकिन आपके आई कैप वाले सैंपल में ये मेंशन नहीं है, तो अनलेस वो टॉपिक में मेंशन करें कि आपने इस सर्कुलर की कॉपी फलाने फलाने डिपार्टमेंट या फलाने फलाने प्रिंसिपल्स या फलाने फलाने लोगों एसएचओ को एंड ऑल दैट, तो आप मेंशन करोगे ये वाली चीज यहाँ, ठीक है, कॉपी टू। और फिर नीचे रोमन 1 2 3 कर दो या न्यूमेरिक 1 2 3 कर दो, इस तरह कर दोगे। लेकिन अगर आपके टॉपिक में आईकैप के एग्जाम में मेंशन नहीं है और सिंपल टॉपिक ये है कि आपने सर्कुलर लिखना है एक, तो फिर आप लेफ्ट साइड पे मेंशन नहीं करोगे कॉपी। जैसे कि मैंने लेटर में कहा था कि अगर टॉपिक में मेंशन नहीं है तो एनक्लोजर मेंशन नहीं करोगे आप। अगर टॉपिक में है कि जी आप लेटर के साथ ये भी चीजें साथ में दें डॉक्यूमेंट, तो फिर हम एनक्लोजर नीचे लेफ्ट पे मेंशन करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो माइंड में रखने की जरूरत है कि अननेसेसरीली हम सारा फॉर्मेट ना याद कर लें ए टू जी, जिसको इसलिए रटना के अगेंस्ट हूं मैं बहुत ज्यादा। वो चीज जहां नहीं भी लगनी है वो हम लगा दें बिला वजह। तो जो चीज सिचुएशन के हिसाब से टॉपिक के हिसाब से फिट बैठ रही है मांगी गई है वो हमने लगानी है ए टू जी, जो हमने पढ़ लिया है। क्योंकि ये स्टेप्स लेटर या सर्कुलर के हिस्से हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो एग्जाम में टॉपिक आएगा वो सारी चीजें उसमें बैठती हों, सारी चीजें उसमें लगती हों। हमने अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि इनमें से यस ए ये चीजें हैं। लेकिन अभी तक मैंने ए टू जी में से क्या क्या लगाना है, आया ए टू जी ही लगाना है या ABCDEFG बस, आगे कुछ नहीं लगाना, तो ये कॉमन सेंस। Let me check the message. जी बुक वाला बिल्कुल मेरा मकसद आपको पाकिस्तानी एक और सर्कुलर शेयर करवाने का ये था कि कभी लाइफ में कोई और बुक पढ़ो या गूगल देखें या कहीं पता चले तो आप ये ना समझो कि ये एक ही एग्जिस्ट करता है जो है आईकैप की बुक में दिया हुआ। यानी मैंने आपको दिखाया है कि डिफरेंट सर्कुलर के टॉपिक्स फॉर्मेट्स हैं, लेकिन हमने आईकैप वाले को फॉलो करना है एज फार एज आवर पेपर इज कंसर्न। आगे जाके आर्टिकलशिप में या ऑफिस में काम करते हो तो उसी के ऑफिस के कल्चर के हिसाब से यू नीड टू ऑप्ट फॉर द फॉर्मेट। इफ दे फॉलो दिस फॉर्मेट आईकैप वाला तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज अगर वो गवर्नमेंट वाला यूज कर रहे हैं तो हमें फिर वो करना है, अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके मोल्ड करना होता है। यू कांट बी रिजिड कि मैं यही सीख के आया हूं तो बस मुझे यही पता है। अच्छा एक एग्जांपल सर्कुलर का मैंने शेयर किया है। अगर यू नीड टू अपडेट द ड्रेस कोड ऑफ द इंटायर ऑफिस, जैसे अगर हम बात करें कि जी बाई चांस अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जुम्मे को कुर्ता शलवार ऐसा मर्दों को नहीं अलाउड या नहीं पहनते, क्या आप चाहते हो कि जुम्मे को एटलीस्ट मर्द जो है वो कुर्ता शलवार पहने। अब अगर आपके 500 या 1000 या 2000 एम्प्लॉइज हैं, किस किस को जाके बोलोगे जुम्मे को जुम्मे को कुर्ता शलवार पहनना, जुम्मे को कुर्ता शलवार पहनना। ऐसी सिचुएशन में जब मास कम्युनिकेशन करनी है कि एक ही वक्त में सबको ही चला जाए, ये जो कमिंग फ्राइडे है उसी से सब लोग स्टार्ट कर दें कुर्ता शलवार पहनना, तो फिर जारी बात है आपको ऐसी सिचुएशन में सर्कुलर को का सहारा लेना पड़ेगा। या एक और यहाँ दो टॉपिक शेयर हुए हैं कि इफ यू वांट टू इन्फॉर्म अबाउट द न्यूली इंस्टॉल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन, यदि कल से अब जो मंडे आएगा उससे आपका बायोमेट्रिक होगा। अब वो एक एक को अगेन नहीं बताओगे आप जाकर, फिर अगला बंदा कहेगा मुझे तो मिला ही नहीं, मुझे तो खबर ही नहीं आई। जैसे आप लोग भी अटेम्प्ट करते हो ना स्टूडेंट्स, आपके पराठ स्टूडेंट मैं समय तो ग्रुप में मिला ही नहीं था, मैसेज ही नहीं देखा। तो वो मकसद ग्रुप में शेयर करने का वही है कि एक ही मैसेज सबको पहुंच जाए। अब वो कोई अगर नहीं देखा तो इट्स दैट पर्सन फॉल्ट, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपने बहुत ज्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, केटर करना है एट द सेम टाइम, तो फिर आप सर्कुलर को करते हो या सर्कुलेट करते हो। थोड़ा थोड़ा क्लियर है सर्कुलर, पक्का या कच्चा? कच्चा आवाज किधर से आई बता दो। कच्चा है, कोई मसला नहीं, अगर कच्चा है तो दोबारा उसको बता दो।
एक्सक्यूज मी। ओके, लेटर और सर्कुलर मेन डिफरेंस है बेटा, सर्कुलर आप लेटर की जगह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सर्कुलर इज अ डॉक्यूमेंट जो पुराने जमाने में यूज होता था, अभी भी होता है आजकल के जमाने में भी, जहां आपने बहुत ज्यादा लोगों को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। लेटर आपका, और ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। इंटरनल से मुराद किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो तो भी, और बाहर हो तो भी। अब बाहर से मुराद ये है कि जैसे ईद की छुट्टियों की अनाउंसमेंट होती है, न्यूज में तो होती है, लेकिन आप क्या समझते हो कि न्यूज में जो होती है बस वही होती है? पहले अथॉरिटी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑथराइज, वो डिसाइड करते हैं कि कब से कब तक की छुट्टी होनी है, वो इन रिटन प्रिंट करते हैं, वो सर्कुलर होता है, वो फिर कंसर्न डिपार्टमेंट्स को जाता है, जिसमें हॉस्पिटल्स, मेडिकल, पुलिस वाले और पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स तक वो चीजें जाती है, ताकि पता चले कि मुल्क के अंदर इतने दिनों की छुट्टी होगी, ताकि कोई अप एंड डाउन कोई चीज हो तो सारे डिपार्टमेंट जो है ना वो अलर्ट रहे, अदर देन अवाम भी। तो उस वक्त आपका सर्कुलर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनल भी होता है, फॉर एग्जांपल अगर अभी हम लोग बात करें, ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के साथ ही, जैसे ये ड्रेस कोड चेंज कर रहे हो, वो तो एक्सटर्नल नहीं है ना, हम पूरे पाकिस्तान को थोड़ी कह रहे हैं कि फ्राइडे से कुर्ता शलवार पहन के आना, हम तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कह रहे हैं। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर 500-600 लोग हैं, 300 लोग भी हैं, तो हम एक एक को जाके नहीं कहेंगे। तो सर्कुलर कैन बी यूज फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल कम्युनिकेशन, लेकिन फर्क दोनों में ये है कि वो आपकी communication होगी एक से ज्यादा इंसानों को, जब आपने कोई खबर पहुंचानी है तो सर्कुलर यूज करोगे। लेटर को आप जो हो वो एक इंसान को भी पहुंचा सकते हो, एक दो लोगों को भी पहुंचा सकते हो, तो वो मैस कम्युनिकेशन के लिए लेटर यूज नहीं होता। जैसे कोई खबर आपने समझते हो कि 5 6 8 15 डिपार्टमेंट्स तक जानी है, तो वो ज्यादातर आप फिर सर्कुलर का इस्तेमाल करते हो, चाहे वो इंटरनल हो जाए चाहे वो एक्सटर्नल हो जाए। अच्छा, हमने पीआरसीएम पढ़ा था, किस किस बच्चे को याद है? गुड। और वो हमने ड्राफ्टिंग वाले सेक्शन में पढ़ा था ना, कि जब आप कोई चीज लिख रहे होते हो, अब लेटर हो गया, ईमेल हो गया, वो भी अभी हमने आइडियाज तो बना लिया, अब लिखने बैठ रहे हो तो आप क्या समझते हो कि जो सिर्फ लेटर में हमने पढ़ी थी चीज कि हमने पीआरसीएम को माइंड में रखना, नहीं, किसी भी राइट, क्योंकि वो राइटिंग प्रोसेस था। द सेकेंड चैप्टर वॉज नॉट लेटर राइटिंग, इट वॉज राइटिंग प्रोसेस। अब वो ब्लॉग लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, किताब लिख रहे हो, जर्नल लिख रहे हो, नॉवल लिख रहे हो, मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे हो, कुछ भी है, वो किसी भी पीस के आपकी वो जो है वो फॉर्मेट था। तो यहाँ भी अगर हम ईमेल या सर्कुलर लिख रहे हैं तो इधर भी हम सोचेंगे और ड्राफ्टिंग करेंगे उसकी। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैसेज? अब अगर कोई सर्कुलर लिख रहा है या लेटर लिख रहा है या ईमेल लिख रहा है, तो उसका कोई ना कोई पर्पस होगा ना, कोई ऑब्जेक्टिव होगा लिखने का, कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। गवर्नमेंट ने अगर छुट्टी अनाउंस करनी है तो गवर्नमेंट के बंदे भी ये सोचेंगे ना, ईद आने वाली है, सोचते हैं 3 दिन की छुट्टी दें या 5 दिन की छुट्टी दें। वाला था कि जी इंस्टॉल करें हम बायोमेट्रिक, तो कोई हमारा रीजन है, कोई पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैसेज? के हमारा मैसेज का पर्पस तो ये है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव होता है कि गोल, के पर्पस हो गया कि जी बच्चों को ये बताना है या एम्प्लॉइज को बताना है फ्राइडे से कुर्ता शलवार पहन के आए। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हम चाहते हैं कि वाकई ये सारे लोग कुर्ता शलवार आए। अल्टीमेट गोल समझो ऑब्जेक्टिव का मतलब, कि हासिल मकसद क्या होने वाला है हमारा इस पीस ऑफ राइटिंग का। हम सिर्फ पर्पस नहीं सोचते हैं, हम हासिल मकसद भी सोचते हैं। तो ये तो पर्पस हो गया कि मैं छुट्टी मांग रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या मेरी सैलरी बढ़ा दे, ये मेरा पर्पस हो गया लिखने का। लेकिन मेरा हासिल मकसद क्या है? कि मुझे छुट्टी मिले या मेरी सैलरी इंक्रीज हो। तो उसको भी माइंड में रखकर आपने अपनी पीस ऑफ राइटिंग करनी है। सिर्फ ये नहीं कि मुझे छुट्टी दे दें फलाने फलाने रीजन की वजह से। अगर आपकी पीस ऑफ राइटिंग इफेक्टिव ही नहीं है तो आप गोल तो अचीव करोगे ही नहीं। तो हमने अपने गोल को भी माइंड में रखना, तो माइंड में रखना ही है कि किस वजह से मैं जो हूँ वो पीस ऑफ राइटिंग कर रहा हूँ। टू होम आर यू राइटिंग, यानी कि ऑडियंस आपकी क्या है, रिसीवर आपका क्या है, पी आर, ये आर बन गया आपका, रेसिपिएंट हो गया, रिसीवर हो गया, या ऑडियंस भी आप उसको कह सकते हो कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ। इंसान है, दो इंसान है, एक डिपार्टमेंट है, पूरा काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज आ रही है। व्हाट आर यू एक्चुअली प्लानिंग टू राइट अबाउट, कंटेंट क्या है आपका? क्योंकि आपके जो पीस ऑफ राइटिंग है ना, दैट कैन ब्रेक और मेक अ डील। कि वही अगर आप
थके हुए वर्ड्स यूज करोगे, टोन आपकी ठीक नहीं होगी, इनइम्प्रेसिव होगी, इमेच्योर होगी, या बहुत ज्यादा रूड होगी, बॉसी होगी, रिक्वेस्टिंग नहीं होगी। अगर आप किसी चीज को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो फिर अगला बंदा कहेगा कि आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ फेवर टू दैट पर्सन। तो आपने एक जो एथिक्स कहते हैं ना, business के एथिक्स होते हैं, अखलाकियात, उनके बाउंड्री में रहकर यू नीड टू कन्वे योर मैसेज। अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो भी रही है तो यू कांट बी अब्यूजिव इन योर पीस ऑफ राइटिंग। आप बेशक अपने आवाज उठा सकते हो, लेकिन तरीके के साथ आपने करना है कि आप चाह रहे हो कि काम हो जाए या आप चाह रहे हो कि काम बिगड़ जाए। ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि जो भी हम पर्पस हमारा है वो फुलफिल, उसको फुलफिलमेंट के लिए यू नीड टू हैव गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स। चाहे किसी भी जबान में आप अपना पीस ऑफ कम्युनिकेशन रिटन कर रहे हो, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, आपकी लैंग्वेज या वर्ड चॉइस जो है वो मुनासिब होनी चाहिए उस सिचुएशन के हिसाब से। ओके वो भी हमने किया था, लिस्ट डाउन एंड ऑर्गेनाइज योर की, आउटलाइन बनानी है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद, ताकि ऊपर की बात नीचे, नीचे की बात ऊपर ना हो। कभी कभी होता है ना कि बात में वो अहमियत फील नहीं आई, या वो सुनने में समझने में मजा नहीं आया, या वो बात आप तक कन्वे सही नहीं हुई। कई दफा मूवीज और ड्रामास देखते हुए भी होता है कि टॉपिक अच्छा था, कन्वे सही तरीके से नहीं किया, कन्विंसिंग नहीं था, तो वो क्या होता है कि आपका जो डायलॉग वो कभी कभी डिलीवर, जो एक्टर डिलीवर कर रहा होता है वो थोड़ा सा जो है ना वो इम्प्रॉपर होता है उसकी डिलीवरी। कभी और वर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी होता है कि डिलीवर करने वाला, परफॉर्म करने वाला बड़ा अच्छा होता है, लेकिन वर्ड चॉइस जो राइटर होगा उन्होंने बस ओके की भी होगी सिचुएशन के हिसाब से, वाओ पीस ऑफ राइटिंग नहीं होगी। तो इस वजह से वो डिलीवर करने वाला कितनी भी अपनी एक्टिंग कर ले वो चीज नहीं लेके आ सकता। तो राइटिंग में भी आपका यही है कि आपने अपने जो की पॉइंट्स बना रहे हो, जो वर्ड चॉइस आप कर रहे हो, वो अगर मुनासिब नहीं होंगे तो अगेन आपका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी पीस ऑफ राइटिंग का, जो चाहना था, आप जो चाह रहे थे और जो पढ़ना चाहिए था उस सिचुएशन के साथ। तो लॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए कोई चीज, इनकम्प्लीट छोड़कर दूसरा पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया, और कभी कभी उस इनकम्प्लीट बात को सेकंड पैराग्राफ में कंप्लीट कर रहे हो, या कभी कर ही नहीं रहे हो और उसको अधूरी छोड़ दिया है, तो भी गलत चीज है। तो आप जब अपने पॉइंट्स बना रहे हैं, आउटलाइन बनाना इसीलिए जरूरी है कि कोई भी चीज हमारे पास खुली ना रह जाए। क्योंकि आप समझो कि कोई थ्रेड अगर लूज रह जाता है ना, जिसको धागा कहते हैं, तो अगर आप उसको खींचोगे तो वो आपका वो सारी स्टिचेस खुलती चली जाती हैं। तो अगर इस तरह होगा कि वो एक भी किसी ने चीज पकड़ ली ना, वो कहेगा अच्छा यहाँ भी गलती थी, वो भी समझ नहीं आया, वो भी समझ नहीं आया, तो वो पढ़ने वाला ही कंफ्यूज हो जाएगा फिर। तो हमने कोशिश करनी कि कोई भी हमारा थ्रेड जो है वो लूज ना रहे। मेक एन आउटलाइन, ये हमने ड्राफ्टिंग में लेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया था। रिव्यू वाला काम भी हमने राइटिंग प्रोसेस में किया था। तो आप समझो कि ये चीज जब यहाँ दोबारा रिपीट हो रही है, बुक में भी हो रही है और ऑब्वियसली स्लाइड में भी मैंने इसीलिए की है, तो इट मीन्स कि इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड कि आपने राइटिंग प्रोसेस को इम्पोर्टेंस देनी है, फर्स्ट चैप्टर को इम्पोर्टेंस देनी है अपने, ताकि जब आप, जैसे हमने लास्ट वीक लेटर लिखा था और आगे भी एसेज और लेटर्स और ईमेल्स वगैरह लिखे दोगे, तो वो चीज आप इम्प्लीमेंट करो। कि मैंने सोचना है, ओके टॉपिक मेरे सामने है, पहले 1 से 2 दफा मैंने टॉपिक को पढ़ना है, उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर आइडिएशन करनी है कि क्या मैंने पॉइंट्स बनाने हैं और कौन सा पॉइंट मैंने कौन से पैराग्राफ में लिखना है। ये पहले अपना एक खाका जिसको कहते हैं कि वो हम तैयार कर लेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी बिल्डिंग बनाएंगे। अगर आप देखो जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो पहले नहीं बनाते एक डिजाइन, फिर वो प्रूव होता है जाके एलडीए से, अगर मैं लाहौर की बात करूं तो वो उसके बाद, यानी कि एलडीए रिव्यू कर रही है ना उसको, वो भी आप देखोगे वो प्रोसेस है, वो पहले उन्होंने सोचा है, क्लाइंट से पूछेंगे कितने कमरे चाहिए, ये वो क्लाइंट के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग की, फिर उन्होंने वो पेन डाउन की चीजें, उसके बाद वो भी उसके ऊपर घर नहीं बना सकते जब तक एलडीए नहीं जाएगा, वो अप्रूव होके आएगा, यानी कि रिव्यू होकर आएगा, फिर हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये चीजें जब आप देखो कि अगर उस नौयत पे इंपॉर्टेंट है तो राइटिंग के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। नाम डिफरेंट है सिर्फ, वहां वो प्रूफ का वर्ड यूज हो जाएगा कि एलडीए प्रूफ घर बना सकते हैं, आर्किटेक्ट का वर्ड है या रिव्यू का वर्ड है। क्या आपको कहीं से खुद से या बॉस से थम्स अप मिल जाए कि हाँ ये फाइनल ड्राफ्ट बना के इसका ले आओ, जब तक आप फाइनल ड्राफ्ट नहीं बना सकते हो। सर्कुलर का स्ट्रक्चर, ओपनिंग पैराग्राफ और बॉडी पैराग्राफ, यूजुअली आपके ये दो होते हैं सर्कुलर के अंदर, में इंट्रोड्यूस कराते हो और बॉडी पैराग्राफ में आप एक्सप्लेनेशन देते हो, चाहे वो 1.5 लाइन की है, 2 लाइन की है, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, सिर्फ पैराग्राफ में लिखना है, दैट इज अप टू अस। लेकिन आपके फ्लो में चलनी चाहिए चीजें।
एक प्रॉपर फ्लो हो। कॉल फॉर एक्शन, समराइज की पॉइंट्स, जैसे वहां पीछे उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था किसी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इसको कॉन्ग्रेचुलेट करें, तो कोई आप क्लोजिंग स्टेटमेंट दे सकते हो किसी वजह से, अगर आप चाह रहे हो कि कोई एक्शन लिया जाए आपके सर्कुलर के ऊपर, या आप अपने की पॉइंट्स को समराइज कर सकते हो, या जस्ट अ फ्रेंडली क्लोज, जैसे उन्होंने पीछे वाले पे किया था कि एक फ्रेंडली क्लोज आप कर सकते हो। स्टार्टिंग, मिडिल एंड एंड जब हमारी लाइफ की है तो फिर हर चीज की है। बीच में अब देखो ना, अगर हम पैदा हुए और अभी हम जी रहे हैं और हम फौत ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो तीनों चीजें होनी है, तो जब लाइफ में होनी है तो फिर ऑब्वियसली आपकी पीस ऑफ राइटिंग में भी ये चीज होनी है। ओके, मेमो के ऊपर इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। और जाने से पहले इफ आई हैव टाइम, तो मैं इनका ओपन करना चाहूंगी। पहले मैसेजेस पढ़ लूं। मैम एग्जाम में एम्प्लॉयज की इमेजिनरी नेम लिखेंगे या जैसे बुक में? नो 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 नो, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 नहीं बेटा, इमेजिनरी नेम्स। अगर टॉपिक में मेंशन है एम्प्लॉयज के नेम्स तो ऑब्वियसली एज इट इज, और अगर एम्प्लॉयज के मेंशन नहीं है नेम्स तो हम फिर फेक नेम बनाएंगे, बट फुल नेम। फिर मैं हम बुक वाला सर्कुलर तो नहीं बना सके ना। ईमान, आपका ये मैसेज समझ नहीं आया बेटा, दोबारा जरा राइट करिएगा। वी हैव 5 मिनट्स। ओ अच्छा, ये ऑलरेडी सेव्ड है। प्रैक्टिस से बेटा, the more you're going to practice, the better your writing is going to be. और अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप अपनी रीडिंग और राइटिंग को बेहतर करें, लेकिन ओवरऑल जब तक आप लोग ऐसे आर्टिकलशिप करते हो तो अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन को बेहतर करने की कोशिश करें, जिसमें लिसनिंग और स्पीकिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर कॉपी तो मैम जो लेटर बुक में है वो करने हैं जस्ट, या और भी करने हैं से मुराद आपकी क्या है ख्वाजा वजाहत? याद नहीं करने हैं वो लेटर्स बेटा, वो सिर्फ सैंपल लेटर्स हैं आने के लिए कि फॉर्मेट ऐसा होता है, डेट ऐसे लिखते हैं, कुछ इस तरह के मिलते जुलते टॉपिक्स होते हैं ऑफिस के अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन में, दैट इज इट। वहां कहीं नहीं मेंशन, ना मैंने किया ना मैं कर रही हूँ कि उन्हीं टॉपिक लेटर्स में से आपको पेपर में आएंगे। पर में आपको क्या आ सकते हैं वो आप लोगों के साथ एंड में शेयर किए जाएंगे। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि क्या आ सकते हैं, ये नहीं कि यही आएंगे। ठीक है मैम, अगर हमारी सेल्फ राइटिंग गुड ना हो तो क्या किया जाए? सेल्फ राइटिंग बेटा अगेन रीड करो और आप उन्हीं चीजों के ऊपर फिर राइटिंग करो। अगर आप चाहोगे तो आई कैन शेयर स्टफ विद यू गाइस रिलेटेड टू। एक बात जरा बच्चे आप लोग ऑन कैंपस भी ध्यान से सुनना, कि कुछ चीजें अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो आपके एक तीर से दो शिकार कब सुना होगा ना, उसमें ये फायदा होगा, कोई बात नहीं, कि जब आप रीड कर रहे होगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी कर रहे होगे, कि जैसे रीड फ्लुएंट रीड, अभी उसमें कोई एमसीक्यूज के जवाब नहीं देने, सिर्फ कोई चीज रीड कर रहे होगे, वो ऐसे हो सकता है या कोई आर्टिकल हो सकता है छोटा सा 200-300 वर्ड्स का। उसमें क्या हो रहा है, जब रीड कर रहे हो तो रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कि एंड में चैप्टर नंबर 6 में काम आएगी हमारे। ठीक है, तो आपका नहीं वो होना है। और उसी को जो मैं आपको साथ चीजें शेयर करूंगी उनमें से मेन आइडियाज भी आप निकाल सकते हो, यानी कि आपके कॉज एंड इफेक्ट और आर्गुमेंटेटिव राइटिंग से ही रिलेटेड मैं आप लोगों को एसेस दूंगी। उसमें जब आप रीड कर रहे होगे उन एसेस को तो आपकी रीडिंग फ्लुएंट हो रही होगी, उनमें से मेन पॉइंट्स। और जब मैं आपको कहूँगी बेटा इनमें से मेन पॉइंट्स मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ, ताकि अगर आपको इसी के ऊपर में दूं तो आप फिर
जब दोबारा उसको पढ़ोगे तो उसमें से मेन पॉइंट्स निकालने की कोशिश करोगे कि मिस इस पैराग्राफ के अंदर ये वाला मेन पॉइंट है जो राइटर ने लिखा हुआ है, और इसको मजीद उसने 2 लाइनों में वजाहत दी हुई है। सेकंड पैराग्राफ में मिस ये वाला मेन पॉइंट मुझे लग रहा है, और उसको अगले 2 लाइनों में उसने वजाहत की हुई है। तो आप क्या कर रहे हो, 2 काम कर रहे हो एक ही ऐसे के साथ, रीडिंग फ्लो, और दूसरा उन्हीं राइटर्स के मेन आइडियाज भी अपने माइंड में स्टोर कर रहे हो, ताकि उन्हीं से मिलते जुलते जब पेपर में अगर आपको ऐसे आ जाता है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ जाता है तो आपके पास ऑलरेडी आइडिएशन हुई हुई है। और ये जो होता है कभी कभी, जैसे 2-3 टॉपिक्स का मैं आपको बताती हूँ, स्लीप डेप्रिवेशन हो गया, ओबेसिटी हो गई है, या आपका वर्क हो गया है, आपकी ऑर्गेनिक फूड के फायदे हो गए हैं, तो ये चीजें या तो वो ऐसे में दे देते हैं या वो उसी से मिलता जुलता आपको कोई रीडिंग पैसेज दे देते हैं। तो वो जो समझो टॉपिक्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस, वो आपको एंड में जाकर काम आएंगे, आपकी ऐसे राइटिंग में भी और रीडिंग में भी। तो इससे आप अपनी रीडिंग और राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। इस पढ़ रहे हो, उसमें से आइडियाज निकालने अपने एसेस के लिए। एक होता है ना हम खुद सोच रहे हैं, एक होता है कि कहीं से बड़े बड़े आइडियाज भी ले लो तो कोई फर्क नहीं है, अपना मिक्स करके उसमें से कोई नया आइडिया निकाल लो। आपको 5 आइडियाज है, 5 आइडियाज हमने कहीं और से उसी टॉपिक पे ले लिए, तो आपके पास 10 आइडियाज हो गए ओबेसिटी के ऊपर या स्लीप डेप्रिविएशन के ऊपर। 5 आइडियाज मेरे थे कि जिन लोगों की नींद क्यों कम होती है। हाँ, मेरे पास 5 आइडियाज थे कि सोशल मीडिया आजकल यंग जनरेशन क्यों ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ही मैंने कहीं और आर्टिकल्स पढ़े, तो 5 आइडियाज मुझे वहां से भी मिल गए, तो पेपर के लिए मेरे पास 10 आइडियाज हो गए। तो उसमें और रीडिंग भी कर ली मैंने, तो मेरी रीडिंग को भी फायदा हो गया और मेरे पास मजीद आइडियाज भी आ गए। तो इस तरह के टॉपिक आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस, कि जो आगे जाके मिलती जुलती चीजें आईकैप वाले पेपर में दे रहे हैं आपको, ताकि आपकी दोनों तरीकों से प्रिपरेशन होता है। तो आई होप दिस विल हेल्प। लेकिन उसमें फिर हमने आइडियाज निकालने के बाद, जिन बच्चों को लग रहा है कि हमने अपनी राइटिंग को बेहतर करना है घर बैठ के भी, तो आइडियाज निकालने के बाद उनको लिखो और उन आइडियाज के ऊपर फिर पैराग्राफ लिखो। सिर्फ पढ़ने से राइटिंग अच्छी नहीं होगी, करने से राइटिंग अच्छी होगी। पढ़ने से आइडियाज तो माइंड में आएंगे, लेकिन हम जब उन आइडियाज को निकालेंगे नहीं पेपर के ऊपर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे जो सोच है वो मेरे अल्फाज सही उसमें तालमेल बैठ रही, ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं हो रही है, मैंने जो सोचा हुआ है वो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रही हूँ, तो वो एंड टाइम पे फिर पेपर वाले दिन प्रॉब्लम देगा। तो इस वजह से रीड करो, आइडियाज को माइंड में स्टोर करें या कहीं साइड पे लिखें, उन आइडियाज को माइंड में रखते हुए सामने रखते हुए फिर पैराग्राफिंग। जो बच्चे घर में अभी से अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं उनके लिए है, जैसा कि सदफ। चले, लंबा हो गया, कल मिलते हैं।